नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। कोरोना के साइड इफेक्ट और इससे जुड़ी हुई चुनौतियों पर हम हर रोज चर्चा कर रहे हैं। कोरोना की दहशत तो धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन कोरोना के साइड इफेक्ट्स की चुनौतियां अभी भी लोगों को परेशान कर रही हैं। पिछले दिनों कोरोना से जुड़े मामलों में जो सबसे बड़ी चुनौती हम सब ने देखी वो थी हार्ट अटैक की। कई ऐसे मामले सामने आए और अभी भी आ रहे हैं जिनमें कोरोना संक्रमण के दौरान या फिर उससे उबरने के बाद लोगों में बड़े पैमाने पर यह शिकायत देखने को मिली। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनमें हार्ट अटैक की वजह से लोगों को जान गंवानी पड़ी। आज हम कोरोना के साइड इफेक्ट में इसी पर बात करेंगे कि आखिर कोरोना काल में अपने दिल का ख्याल कैसे रखें। अगर आप किसी तरह इसकी जद में आ चुके हैं तो शुरुआती समय का उपयोग कैसे करें। हार्ट अटैक के कितने दिनों बाद कोई भी व्यक्ति वैक्सीन ले सकता है। कोरोना पॉजिटिव होने की स्थिति में आप कैसे पहचानें कि आपको दिल की बीमारी ने घेर लिया है। इन सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी मौजूद रहेगा, जिनसे हम सवालों का जवाब भी लेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार अपने दिल का ख्याल आप कैसे रख सकते हैं और कब आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए। क्योंकि कई ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं कि हार्ट अटैक की वजह से इन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हालांकि तेजी के साथ रिकवरी रेट भी अब सुधर रहा है और संक्रमण के जो केसेस हैं वो भी कम आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो हार्ट पेशेंट है वो कैसे अपना ख्याल रखें और क्या क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए। इसके साथ ही साथ सिम्टम्स क्या कुछ हैं जिसके बाद उन्हें डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और उनसे इलाज कराना चाहिए। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर भारत रावत जुड़े हुए हैं जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं मेदांता हॉस्पिटल से। इसके साथ ही साथ डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। साथ ही साथ डॉक्टर अमरेंद्र झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिजिशियन हैं, इंटेंसिविस्ट, दिल्ली एनसीआर से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मेरा पहला सवाल डॉक्टर भारत आपसे ही है। जो रिकवरी रेट है तेजी के साथ बढ़ रहा है और ऐसे में इस बीच कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, जिसमें हार्ट पेशेंट भी बताए जा रहे हैं। लेकिन मेरा पहला बेसिक सवाल आपसे यही है कि दूसरे लोगों के मुकाबले आखिरकार खतरा ज्यादा क्यों हार्ट पेशेंट के लिए। डॉक्टर भारत, आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अमरेंद्र, मेरा सेम सवाल आपसे भी है कि आखिरकार ये खतरा हार्ट पेशेंट के लिए ज्यादा क्यों इस वेव में। देखिए, ये जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उसमें जब एक बार 5-6 दिन बीत जाता है उसके बाद सिस्टमिक थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन होने के चांस रहते हैं। अब ये जो सिस्टमिक थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन है इसमें क्या होता है कि हमारे वेन्स में जो छोटे छोटे कतरे हैं वो दिल में जाके या फिर दिल से और आगे जाके दिमाग तक जाके चिपक सकते हैं। तो ऐसे में जो ब्लड फ्लो बंद होता है उससे दिल के जो मरीज हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। चाहे वो दिल का दौरा हो सकता है या दिल का जो रिदम है वो कुछ ख़राब हो सकता है या फिर जो दिल का जो काम करने की जो प्रवृत्ति है उसमें काफ़ी कमी आ सकती है, जिस वजह से हार्ट फेलियर और दूसरी दिक्कतें आ सकती हैं। और यदि ये दिक्कतें और बढ़ी तो उनको स्ट्रोक आ सकता है और जान भी जा सकती है। डॉक्टर भारत, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिरकार हम कई केसेस ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि ये जो सेकंड वेव आई है ये पहली वेव से बिल्कुल अलग बताई जा रही है और इसमें कई लोगों ने ऐसे भी अपनी जान गंवाई जो कि हार्ट पेशेंट थे, हार्ट अटैक की वजह से उनकी जान गई। ये बात बिल्कुल आप सही कह रही है और मैं इंदौर मेदांता अस्पताल में कार्यरत हूँ और मैं आपको ये बताऊं कि पिछले में हमने कम से कम 10 से 15 बहुत कम उम्र के, जिनकी उम्र करीब 35 से 40 वर्ष की है, उससे भी कम है, इस उम्र के यंग लोगों का हमने हार्ट अटैक की वजह से एंजियोप्लास्टी किया। और ये बहुत आश्चर्य, सामान्य तौर पे इतनी संख्या में एक महीने के अंदर इतने मरीज नहीं आते हैं। तो जैसे कि अभी हमारे साथी ने बताया कि खून की नलियों में जो थक्के जम जाते हैं उसकी वजह से इस तरह की संभावना बनती है और इसी कारण अधिकतर डॉक्टर्स जो हैं वो मरीजों को खून पतला करने की दवाइयां देते हैं ताकि इस तरह की दुर्घटनाएं, इस तरह की एकाएक आपदा ना आए। तो मैं सभी अपने दर्शकों से भी और जो उनका इलाज कर रहे हैं उन डॉक्टर्स को भी एक हमेशा बात बताता हूं कि जब आप किसी कोविड के मरीज का इलाज करें तो उसके फेफड़ों का इलाज करके और उसका बुखार ठीक करके ये ना सोचे कि आपका काम खत्म हो गया है। कम से कम इस मरीज को अगले 4 से 6 हफ्ते तक
अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। और उस ध्यान रखने में जो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है वो है अपना ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, अपनी शुगर का ध्यान रखें, अपनी नींद का ध्यान रखें, पानी की मात्रा 2.5 से 3 लीटर नियमित लेते रहें। और अगर किसी भी तरह का कोई विशेष लक्षण, अलग तरह का लक्षण दिख रहा है तो डॉक्टर्स को दिखाने में संकोच न करें। अगर छाती में किसी तरह का भारीपन है या कोई तकलीफ है तो तुरंत ईसीजी कराएं, क्योंकि ऐसे वक्त अगर आप अपना ईसीजी करा लेंगे तो ईसीजी में तुरंत अगर कोई हार्ट के अंदर क्लॉट बन रहा होगा तो ईसीजी में उसके चेंजेस तुरंत दिखाई दे जाएंगे। और ये भी हमने पता लगाया है कि ऐसे मौके पे अगर डिस्प्रिन अथवा एस्प्रिन की 2 गोलियां 150 मिलीग्राम की 2 अथवा 300 मिलीग्राम की 1 गोली ऐसे मौके पर तुरंत दे दी जाए तो उससे हृदयघात से होने वाली मृत्यु की संभावना 25% कम हो जाती है। तो सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि जिन घरों में भी कोविड के मरीज हैं, जिन्होंने कोविड का इलाज कराया हुआ है, हमें अपने घरों में ही डिस्प्रिन अथवा एस्प्रिन की गोली रखनी चाहिए, ताकि कभी अगर इस तरह की एकाएक इमरजेंसी पड़े तो 2 टैबलेट डिस्प्रिन की 150 मिलीग्राम की अगर थोड़े मात्रा में पानी के साथ आप लेंगे तो किसी की जान बचे। यानी कि आप कहना है कि इमरजेंसी में उस दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए लौटूंगी मैं डॉक्टर साहब आपके पास। डॉक्टर अनुराग, जिस सवाल का जवाब मैं अभी डॉक्टर भारत से ले रही थी, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा। उन्होंने कहा कि अब युवाओं में भी हम ये चीज देख रहे हैं कि हार्ट पेशेंट हो रहे हैं वो, और वो भी संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। पहले तो हम ये देखते थे कि जो बुजुर्ग थे वो इसकी जद में ज्यादा आया करते थे, लेकिन अब तो युवाओं को भी ये जकड़ रहा है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम। जो हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है कोविड में वो 2 तरीके से है। एक तो जो ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट हैं उनको कोविड हो जाता है तो ये देखा गया है कि वो ज्यादा सीरियस होते हैं, उसमें मॉर्टेलिटी ज्यादा है। दूसरा वो एस्पेक्ट है कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं भी रही है उनमें भी हार्ट पे असर पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि 20% पेशेंट जो है दे प्रेजेंट लाइक ए कार्डियक पेशेंट। हम लोग उन्हें हार्ट का पेशेंट एमआई है, इसमें जो प्रेजेंट करते हैं इमरजेंसी में डायग्नोज बनाते हैं कि इनको एमआई हुआ है, नॉन एस्टिलेशन एमआई एसीएस हुआ है, तो जब उनको ट्रीट करना शुरू करते हैं तो जो वर्कअप करते हैं तो ये पता लगता है कि इनको कोविड है, कोविड ही कारण है जिसकी वजह से इनको हुआ है। ऐसा 20% पेशेंट में होता है। और जो हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है इसमें वो सिर्फ नस के बंद होने से या आर्टरी के अंदर क्लॉट बनने से ही नहीं होता है। दूसरा इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट मायोकार्डियम, जो हार्ट की मांसपेशियां हैं उनमें सूजन से भी होता है। उसकी वजह से मायोकार्डाइटिस डिजीज होती है, वो पैदा होती है जिससे हार्ट फैल जाता है और खून का दौरान पैदा करने की क्षमता हार्ट की कम हो जाती है, जिसे हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो ये दोनों तरीके से इन्वॉल्वमेंट होता है, कभी पेरिकार्डियल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। तो 2 एस्पेक्ट हैं इस चीज के। एक तो जो जिनको हार्ट के प्रॉब्लम है उनको बच के रहना चाहिए, कोविड ना हो, उनको वैक्सीन बिल्कुल जरूर लगवानी चाहिए, इनको अब तक नहीं हुआ है। दूसरा, जो उनको हुआ है वो कार्डियक पेशेंट्स हैं तो जल्दी उनको अपनी मेडिकल हेल्प सीख करनी चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो कार्डियक पेशेंट नहीं रहे हैं, दे हैव प्रेजेंटेड एज अ कार्डियक पेशेंट ड्यू टू कोविड, उन पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट है उसकी गाइडलाइंस थोड़ी सी फर्क हो गई है। उसमें यह है कि अगर कोविड वाली बात है तो उसमें देखा गया है कि एंजियोग्राफी करते हैं तो कई बार वो नॉर्मल निकलती है। उसका मतलब ये होता है कि अंदर क्लॉट पड़ा था, आपने दवा दी, उसे डिसॉल्व कर गया। तो दीज पेशेंट शुड बी थ्रोम्बोलाइज्ड फर्स्ट, मतलब जो दवा आती है क्लॉट बस्टर्स बोलते हैं, क्लॉट जोड़ने की दवा होती है, उनको देना चाहिए। अगर उससे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा देन ओनली वी शुड प्रोसीड फॉर प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, भी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, एंजियोग्राफी करके क्लॉट को हटाने की काम होना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, इन पेशेंट में ये भी देखा गया है कि कॉम्प्लिकेशन रेट ज्यादा है जो इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन रेट इन द फॉर्म ऑफ एरिथमियाज, जो उनमें असामान्य धड़कन, हार्ट बहुत तेज चला और रुक गया, हार्ट एकदम रुक गया, ये चीज ज्यादा देखी गई। इसी समस्या का एक तीसरा एस्पेक्ट का तीसरा पहलू भी है। जब पेशेंट मान ली कोविड में एडमिट हुआ, कोई कार्डियक सिम्टम उसमें नहीं थे, वो डिस्चार्ज हो गया, ये देखने में आ रहा है कि सडन कार्डियक डेथ इन पेशेंट्स में देखी गई है। सडन कार्डियक डेथ मतलब होता है कि हार्ट बहुत तेज चलता है और रुक जाता है। इसका कारण जो माना जाता है वो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड मायोकार्डाइटिस, जो मैं आपको बोल रहा था, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कुछ स्टडीज हुई हैं, उनमें ये पाया गया है कि पोस्ट कोविड फेज में बिल्कुल सवाल यही है कि कोरोना काल में आखिरकार हार्ट अटैक का खतरा क्यों, और अगर किसी को इस तरीके के सिम्टम्स नजर आते हैं और वो दिल की बीमारियों में जकड़ जाता है तो इसका ख्याल कैसे रखना है, इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं चर्चा। आप सभी मेहमान बने रहेगा हमारे साथ। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।
आपका स्वागत है। तो सवाल ये कि आखिरकार कोरोना काल में अपने दिल का ख्याल कैसे रखें और अगर आप किसी तरह इसकी जद में आ गए हैं तो शुरुआती समय का उपयोग कैसे करें। लगातार इसी मुद्दे पर हम कर रहे हैं चर्चा। 3 खास मेहमान भी हमारे से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमरेंद्र, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि फर्ज कीजिए कि अगर कोई कोविड पेशेंट है, वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, लेकिन बाद में ऐसी भी हमने कई रिपोर्ट्स देखी जिसमें हार्ट पूरी तरीके से डैमेज हो गया, तो क्या ये माने कि जब आप ठीक भी होकर आ जाते हैं तब भी आपको रूटीन चेकअप करवाते रहना चाहिए? इसके साथ ही साथ जो हार्ट रेट है वो भी चेक करते रहना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक बार जब आपको कोरोना हो जाता है तो उसके रिकवर होने के बावजूद भी आपका जो सिस्टमिक थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके अंदर जो एक प्रक्रिया चल रही होती है थक्के जमा होने की, वो चलती ही रहती है कि वो पूरी आपको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है। तो ऐसे में आपको अपना हार्ट रेट रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए। यदि आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि छाती में कोई दर्द हो रहा है या बहुत जल्दी थकावट हो जा रही है, और यदि आपको कभी आप फेंट होके गिर गए, तो ऐसे में आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल की तरफ रुख करना चाहिए। आपको ईसीजी, बीपी, ब्लड प्रेशर और अपनी जो पुरानी दवाइयाँ ले रहे हैं उनको बिल्कुल ध्यान से अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। कितनी बार कुछ पेशेंट्स अपने जो ब्लड प्रेशर और जो खून पतला करने की दवाइयाँ गलती से वो बंद कर देते हैं, तो ऐसे में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो आपको थोड़ा अपना जो सस्पिशन डिग्री है वो थोड़ा हाई रखना होगा, और छोटे से छोटे सिम्टम्स में भी आपको अपने फिजिशियन से या अपने नज़दीकी हॉस्पिटल से कांटेक्ट करना होगा। डॉक्टर भारत, लेकिन अगर जैसा कि अभी डॉक्टर अमरेंद्र हमें बता रहे थे कि जैसा उन्होंने बताया कि जो आप दवाइयां लेते आ रहे हैं उनको कंटिन्यू करिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग डर भी जाते हैं कि हमें डॉक्टर ने कुछ और दवाइयां एडवाइस करी हैं, लेकिन अगर हम ये भी खाएंगे तो साथ में कहीं ऐसा ना हो मर्ज हो जाए और फिर उसके साइड इफेक्ट्स हो जाएं। तो इस चीज का एक ही उत्तर है, और वो मैं हमेशा सबको कहता हूं कि हम सबके पास अपना एक फैमिली फिजिशियन होना चाहिए। ये फैमिली फिजिशियन हर घर की हर सदस्य की बीमारी, उसके बैकग्राउंड को समझता है, और आपको उससे सलाह लेना चाहिए। और उससे सलाह लेते हुए हर व्यक्ति का एक अलग अलग तरीके से वो जो फैमिली फिजिशियन है वो आपको समझाएगा कि भाई आपको इस तरह से दवाइयों का कॉम्बिनेशन इस तरह से लें, और वो आपको ये भी गाइड करेगा कि किस वक्त आपको किस स्पेशलिस्ट को देखिए। यहाँ पर मैं ये बात बताना चाहूंगा कि ये बात सही है जो जिस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि कुछ मरीजों को क्लॉट्स की समस्या हो जाती है और दिल से संबंधित समस्या हो जाती है, लेकिन ये बात भी सही है कि बहुत सारे ऐसे सामान्य लोग भी हैं जो बिना मतलब के सिर्फ डर के मारे बहुत भयभीत हो जाते हैं और बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि हमें कहीं कुछ हो ना जाए, जबकि हमको पता है कि ये संभावना जो है वो बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही सारे मरीजों को ऐसा हो रहा है। तो इसलिए ये पता लगाना जरूरी है कि जब यहाँ पर करोड़ों लोगों को इस तरह का इन्फेक्शन हो चुका है, उसके बाद में लोगों को इस तरह की समस्या आ रही है, तो हमको ये समझना है कि जरूरत से कम भी इलाज ना हो और जरूरत से ज्यादा भी इलाज ना हो, लोग अननेसेसरली भयभीत भी ना हो। और इस सब का एक ही उपाय है, वो ये है कि आपका फैमिली फिजिशियन हो और आपको उस फैमिली फिजिशियन पे भरोसा भी हो। जैसे कि अभी आपने कहा, कई बार आप खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, आप अपने दोस्तों से पूछते रहते हैं, आप व्हाट्सएप पे ढूंढते रहते हैं, आप अखबारों में ढूंढते रहते हैं, और ये कंफ्यूज होने का बहुत खास तरीका है, क्योंकि किसी और बीमारी के बारे में आज इतने उसके इलाज के बारे में इतनी चर्चा नहीं होती है मीडिया में जितनी इस कोविड के दौरान हुई है। और ये एक थोड़ी सी मतलब ये खराब बात भी है। एक सामान्य व्यक्ति जो है वो काफी भयभीत हो जाता है और कई बार गुमराह हो जाता है, और आवश्यकता से कम या आवश्यकता से अधिक इलाज करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बिल्कुल सर, और हमारा मकसद भी यही है कि लोग पैनिक ना हो, घबराए ना हो, क्योंकि यही कहा जाता है बार बार कि अगर वक्त पर ट्रीटमेंट हो जाए तो वो इंसान ठीक भी हो जाता है, वो मरीज ठीक भी हो जाता है। डॉक्टर अनुराग, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जब कोविड पेशेंट जो होता है, पोस्ट कोविड पेशेंट की हम बात कर लेते हैं, जब वो ठीक होकर आता है तो उसमें कई तरीके के सिम्टम्स तो हम देखते ही हैं। थकावट उसे महसूस होती है, सांस उसकी फूलने लग जाती है, कई बार हम देखते हैं कि धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। तो ये डिस्टिंग्विश करना कि बीमारी ने जकड़ लिया है, दिल की बीमारी ने जकड़ लिया है, ये इंसान कैसे वो अलग समझे? जो पोस्ट कोविड फेज, जब पेशेंट डिस्चार्ज होके घर पहुंच जाता है, तो जो आपने लक्षण बोले वो अक्सर मिलते हैं। एक और भी लक्षण होता है पोस्टल हाइपोटेंशन की, खड़े होने में चक्कर आने लग जाता है। ये सारी चीजें उसमें होती हैं। उसका रीजन ये है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट इस बीमारी में अफेक्ट होते हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि कंप्लीट हाइड्रेशन, और धीमे धीमे आप एक्सरसाइज शुरू करें, धीमे धीमे अपनी नॉर्मल लाइफ पे जाएं।
बात यह है कि ये कौन सा लक्षण कितना इम्पोर्टेंस उसको देनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। जो ये देखा गया है कि जो हार्ट की बीमारी है उसके सब 4 लक्षण होते हैं, सीने में दर्द होना, या फिर धड़कन होना, या फिर सांस फूलना, या फिर बहुत ज्यादा कमजोरी होना। ये सारे लक्षण इस किस्म के हैं कि बाकी चीजों के साथ भी हो सकते हैं। तो इस चीज का विशेष एक बार ध्यान रखना हो कि अगर जब भी पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है उसके साथ में एक बार कार्डियक वर्कअप उसका हो जाना चाहिए। ड्यूरिंग द एडमिशन फेज अधिकतर जो होता है प्रोपा एक टेस्ट होता है, एंटी प्रो बीएनपी एक टेस्ट होता है जो कि हार्ट की स्थिति को बताता है, वो अक्सर पेशेंट्स में किया जाता है। जिनमें ये चीज डिस्टर्ब आई है उनको विशेष तौर से ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। लेकिन फिर भी ये सब नहीं भी है और पोस्ट कोविड फेज में है, तो अगर कोई भी असामान्य धड़कन हो रही है या सीने में आपको जो है कंस्ट्रिक्शन की फीलिंग हो रही है, और या फिर डिस्प्रोपोर्शनेट डिस्निया हो रहा है जो आपको उस दिन तक नहीं था उसमें ज्यादा होने लग जाए, तो यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। इसमें कोई भी नहीं है। डॉक्टर अमरेंद्र, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो कि पहले से ही दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनके हार्ट में स्टंट डाला गया है, या फिर जिन लोगों की बाईपास सर्जरी हुई है, तो उन लोगों के लिए कहें कि दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाती हैं, इसीलिए विशेष सावधानी ऐसे लोगों को ज्यादा बरतने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, जिनको पहले से दिल की बीमारी है उन्हें ये बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया कि उनको पोस्चुरल हाइपोटेंशन, यदि जिनको दिल की बीमारी है और एकाएक उनका बीपी बहुत नीचे गिर रहा है तो इसमें भी इनको दिक्कत आने की संभावना है। तो अपना हाइड्रेशन बिल्कुल मेंटेन रखें, अपना न्यूट्रिशन सही से मेंटेन रखें, जो भी मेडिकेशन ले रहे हैं वो कंटिन्यू करें। आजकल घर में भी इलेक्ट्रॉनिक जो मॉनिटर्स आ गए, जैसे कि आप घर बैठे अपना बीपी ले सकते हैं, तो ये सब घर पे रखें। इससे ये होगा कि उन्हें ये पता चल जाएगा कि हाँ उनका बीपी तो बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, और जो भी मेडिकेशन पहले से चल रहा है उसको कभी भी बंद नहीं करना है। घर पे दिल के काफ़ी मरीज ऐसे रहे हैं जिनको कोरोना हुआ है लेकिन वो बहुत अच्छा रिकवर गए हैं, और साथ में एक अपने फैमिली फिजिशियन से बहुत अच्छे से कांटेक्ट में रखें कि जो स्लाइटेस्ट जो उनको डाउट होता है उसको वो क्लियर कर सके। बिल्कुल डॉक्टर भारत, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अगर थोड़ी बहुत तकलीफ होती है तो डॉक्टर के एडवाइस ले लेते हैं, वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन हार्ट अटैक एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि अचानक से आती है, कई बार आप समझ भी नहीं पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उस वक्त पेशेंट क्या करे घर पर? जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया कि हम एस्प्रिन अथवा डिस्प्रिन की गोलियां घर में रख सकते हैं, और 2 टैबलेट डिस्प्रिन की ऐसे वक्त अगर मरीज को दी जाए तो उसको काफी फायदा हो सकता है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि हमें सबको पता होना चाहिए कि घर के सबसे नजदीक ईसीजी की व्यवस्था कहाँ है, क्योंकि देखिए हृदयघात का डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस वक्त तक मरीज को छाती में दर्द हो रहा है या घबराहट हो रही है या पसीना आ रहा है या कोई भी इस तरह का लक्षण है जो कि एक सामान्य से अलग लक्षण है और आपको डाउट हो रहा है, तो अगर आप तुरंत ऐसे वक्त अगर ईसीजी अपना कराएंगे तो 100 में से करीब 90% लोगों का ईसीजी जो है उस वक्त वो गड़बड़ाएगा। और ईसीजी एक बहुत बेसिक टेस्ट है, तो हमें पता होना चाहिए कि घर के सबसे नजदीक 24 घंटे ईसीजी की व्यवस्था कहाँ है। और जैसे भी अगर आपको डाउट हो तो आप अगले दिन का इंतजार ना करें, जाएं अपना एक ईसीजी करा लें। अगर वो नॉर्मल है तो आप रिलैक्स हो सकते हैं, और अगर उसमें कुछ परेशानी है तो वो डेफिनेटली वहां का जो डॉक्टर है वो आपको उचित सलाह दे। बिल्कुल डॉक्टर अनुराग, क्योंकि तो ये वक्त ऐसा है कोरोना काल का। सर मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर अनुराग, मेरा अगला सवाल आपसे ही, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जब छोटी छोटी होम रेमेडीज करके भी लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन क्या ये होम रेमेडीज करना हार्ट पेशेंट के लिए ठीक है? जो कन्वेंशनल थेरेपीज या जो हम देखते हैं अपनी फैमिली में छोटी छोटी थेरेपी, हल्दी का लेना दूध के साथ या अदरक इसको लेना का, इसमें ये दे आर ऑल हेल्पफुल, बट दे डोंट प्रिवेंट मेजर कैटास्ट्रॉफी, दे मे नॉट प्रिवेंट दैट। अभी जो डॉक्टर साहब बात कह रहे थे कि व्हेनेवर देयर इज सिम्पटम ऑफ सम कार्डियक प्रॉब्लम, एक बात उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा, मोस्ट ऑफ द पोस्ट कोविड पेशेंट आर बीइंग प्रिस्क्राइब्ड, जिनको जो है खून पतला करने की दवा 4 से 6 हफ्ते आजकल दी जा रही है, जो न्यूअर ओरल एंटीकोगुलेंट एजेंट्स होते हैं, उससे परेशानी होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन अगर हो रहा है तो पेशेंट को हार्ट की बीमारी के हिसाब से हमेशा अपने आसपास का एरिया जहां पर कंप्लीट हार्ट का इलाज हो सकता है, मतलब जहाँ कैथ लैब है, उसको मालूम होना चाहिए, एंड ही शुड रश टू द प्लेस कि जहाँ कंप्लीट ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इजीली नहीं सिर्फ, क्योंकि वो समय का बहुत बड़ा इशू है, जितनी कम समय में इलाज प्रॉपर हो जाएगा उतना हार्ट में डैमेज कम होगा। तो अगर इस तरह का सोचते भी हैं तो डिसिप्लिन इज अ गुड थिंग, जैसे कह रहे हैं, बिल्कुल लेनी चाहिए।
एंड रश टू ए प्लेस विच हैज अ कंप्लीट फैसिलिटी। अपने आसपास तो पहले से ही मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर कंप्लीट ट्रीटमेंट की पॉसिबिलिटी है आसपास, इंक्लूडिंग कैथ लैब। फिर मैं बोल रहा हूँ कि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी जो कि होती है, अगर हार्ट इलाज है वो सही समय पे हो जाती है तो यू कम आउट ऑफ द डिजीज एज गुड एज न्यू, मतलब कोई डैमेज के यू कैन कम आउट ऑफ दैट। लेकिन अगर डिले हो जाता है तो हार्ट में डैमेज हो जाता है, फिर हार्ट फेलियर सेटिंग, जिंदगी भर कमजोरी या हार्ट की परेशानियां बनी रहती हैं। डॉक्टर अनुराग, क्योंकि बार बार ये आप तीनों से ही हम डिस्कस कर रहे हैं और बार बार आप लोग इसी चीज पर जोर दे रहे हैं कि अगर जो खून पतला करने की दवाई होती है उसको आपको कंटिन्यू करते रहना है, लेकिन अगर हम फर्ज कीजिए दवाई वो बीच में छोड़ देते हैं तो क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? उसका भी असर जो है शरीर पर पड़ता है क्या? मैम वो सिर्फ 4 से 6 हफ्ते प्रोफाइलेक्टिकली दी जा रही है, नहीं कि बीमारी है, वो ना इसलिए दी जाती है। अगर छूट भी जाता है तो होने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, ये नहीं कि हर एक को हो जाएगा। लेकिन जो ट्रीटमेंट का आजकल पार्ट है उसमें किया जा रहा है कि 4 से 6 हफ्ते एंटीकोगुलेंट्स दिए जाएं एज अ प्रिवेंशन। डॉक्टर अमरेंद्र, क्योंकि बार बार हम ये कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल आजकल की वैसी है नहीं, लोग बिजी भी बहुत रहते हैं और कई लोग तो ऐसे हैं कि अभी फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं, कई लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जिनकी मजबूरी है, उन्हें घर से बाहर निकलना ही पड़ रहा है। तो ऐसे लोग अपने हार्ट का कैसे ख्याल रखें? एक हेल्दी डाइट क्या हो? हेल्दी डाइट जो हमारे खाने का जो पैटर्न है उसमें सबसे अधिक इम्पोर्टेंट हमारे लिए इस समय प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन्स है। आपको अपना जो शरीर के में खाने का जो पैटर्न है उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट इसकी मात्रा थोड़ी कम करनी है और प्रोटीन और विटामिन्स, मिनरल्स की मात्रा बढ़ा के रखनी है। प्रोटीन्स इसलिए भी चाहिए क्योंकि ये जो बीमारी है इसमें मसल ब्रेकडाउन बहुत होता है, तो ऐसे में आपका जनरली ये जो 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से यदि आप ले रहे हैं तो जो भी नॉन वेज हैं या वेजिटेरियन हैं वो इस पर बिल्कुल ध्यान दें कि वो प्रोटीन इंटेक सही से लें। दाल पिएं, सोयाबीन खाएं, यदि नॉन वेज हैं तो फिर वो मीट फिश खा सकते हैं। और ये जो सलाद है इस पे ध्यान रखें। अपना यदि कुछ आर्टिफिशियल विटामिन्स, मिनरल्स लेना चाहें तो वो ले लें, लेकिन उनको ये ध्यान देना है कि अपना कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट और फैट का इंटेक मिनिमल रखें और अपने हाइड्रेशन पे उन्हें बहुत ध्यान देना है। इस समय पानी की मात्रा, कोई भी वायरल फीवर, कोई भी वायरल इलनेस में हाइड्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो बिल्कुल अपनी बॉडी को हाइड्रेट भी रखें और इसके साथ ही साथ जो चीजें बताई हैं डॉक्टर साहब ने उसका भी सेवन करते रहें वक्त वक्त पर। लेकिन डॉक्टर भारत, जैसा कि अभी डॉक्टर अमरेंद्र बता रहे थे कि फूड उन्होंने बताया कि क्या क्या आपको लेना चाहिए, आजकल हमने लोगों को देखा है कि वो दवाइयों पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। वो विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो दवाई या फिर पाउडर पर ज्यादा बिलीव करते हैं। तो ये सब चीजें इस तरह से आ जाती हैं क्योंकि हम लोग अपने फिजिशियंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं और हम लोग थोड़ा सा ये एडवर्टाइजमेंट्स भी इस तरह के आते हैं कि भाई आप इस तरह के अगर सप्लीमेंट्स लेंगे या दवाइयाँ लेंगे तो शायद आपको जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल जैसा अभी बताया गया, ये सही बात है कि अगर हम अपना खुद का बेसिक न्यूट्रिशन का ध्यान रखें और अपने बैलेंस डाइट लें जिसके अंदर आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छी मात्रा में हों। और मैं अपने सभी मरीजों को ये भी कहता हूं कि कोशिश करें कि शाम का खाना कम और जल्दी खाएं और अच्छी नींद लेने का प्रयास करें। ये बहुत ही जरूरी बात है कि 6:30-7 बजे के आसपास आप खा लें। जिन घरों के चौके जल्दी उठ जाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ वहां पे बीमारियां कम होती हैं। तो शाम का खाना कम और जल्दी खाएं। कोशिश करें कि 6:30-7 बजे तक खा लें। रात को 9-9:30 बजे के बाद आप नेट पे न रहें और कोई अच्छी पुस्तक पढ़ के या प्रार्थना करके अच्छी नींद लेने का प्रयास करें। कोशिश करें 10-10:30 बजे तक सो जाएं ताकि सुबह आप 5:30-6 बजे एकदम फ्रेश उठें। 1-1.5 घंटा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और दिन भर तरोताजा रह सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल की शुरुआत अर्ली लाइट डिनर से है और अर्ली और लाइट डिनर अगर लिया जाए तो बाकी की चीजें सब अपने आप हो सकती हैं। बिल्कुल डॉक्टर अनुराग, लेकिन बार बार हम खाने पीने पर तो फोकस दे ही रहे हैं, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योगा और जो वैसा होता है मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए जो चीजें बताई जाती हैं वो अमूमन करते लोग सब हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्या उसमें भी ये चीज होती है कि क्योंकि हार्ट के पेशेंट होते हैं तो वो लोग नहीं कर पाते हैं और खास तौर पर एज फैक्टर भी मैटर करता है। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। योग का हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रोल है।
जो पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन का पार्ट है उसमें एक्सरसाइज सजेस्ट करी गई है, उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज सजेस्ट करी गई है। तो योग का एक बेसिक जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है वो ये है कि आप कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो उतना करेंगे जितना आपका शरीर अलाउ कर रहा है, उतना ही करें और धीमे धीमे बढ़ाएं, तो उसमें फायदा होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आर रिकमेंडेड बिकॉज लंग सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है, उसमें फाइब्रोसिस इन्वॉल्वमेंट होता है, क्लॉट का भी होता है। तो जब रिकवरी फेज होती है तो द बेटर द मोर यू विल एक्सरसाइज डू द ब्रीदिंग एक्सरसाइज द बेटर यू विल बिकम, इसमें कोई शक ही नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि इसमें पोस्ट कोविड फेज में उन चीजों को थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना है जिसकी होने की संभावना है। अदरवाइज जो भी बात चल रही थी, तो जो हेल्थी लाइफस्टाइल है इट मस्ट बी एम्फसाइज, वो हर कंडीशन में करना है। प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट एंड मॉडरेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। कोई भी चीज ज्यादा ना हो, वो कुछ लोग लेकर लेते हैं, उसके बाद आई वुड नॉट रिकमेंड लेकर कुछ टाइम तक लें, व्हाटएवर दे डू दे मस्ट डू इन मॉडरेशन। इस समय तक लेकर रिकमेंड नहीं करते हैं कोविड फेज में। लेकिन जो भी आदमी की डाइटरी जो इनकंसिस्टेंसी है, जैसे तंबाकू का है या लेकर का है, ये दे मस्ट बी अवॉइडेड। खाना हल्का हो, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ले तो अच्छा रहता है, खाना हमेशा भूख से भी कम लेना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। डाइट में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मस्ट बी देयर, हाइड्रेशन प्रॉपर होना चाहिए, इसमें कोई भी शक नहीं है। जो प्रोटीन लेने वाली बात है ऑब्वियसली लें, लेकिन क्वालिटी ऑफ प्रोटीन शुड बी गुड। जो अगर इस तरह का हम हेल्थी लाइफस्टाइल में ध्यान रखेंगे, कुछ जो लक्षण जो इंडिकेट करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है उसका ध्यान रखेंगे, तो उस समय विल बिकम टोटली रिलीव ऑफ सिम्टम्स, टोटली रिलीव ऑफ द डिजीज, कोई शक नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर अमरेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि कई ऐसे एग्जांपल भी मैंने देखे, हमारे खुद आसपास ऐसे कई लोग हैं जिनसे मैंने पूछा, वो हार्ट पेशेंट थे और उनसे पूछा कि क्या आपने वैक्सीन लगवा ली, तो उन्होंने यही बोला कि अभी डॉक्टर ने मना किया है। तो क्या हार्ट पेशेंट के लिए खतरा है वैक्सीन से? नहीं, ऐसा नहीं है। हार्ट पेशेंट्स हैं वो लगा सकते हैं, बस आपको ये देखना है कि आपके दिल का जो कार्य है, मतलब जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो इतना कम भी नहीं है कि एक छोटा सा यदि माइनर रिएक्शन भी हुआ आपके शरीर में तो आप उसको झेल ना सकें। जनरली सारे हार्ट पेशेंट्स वैक्सीन लगा सकते हैं अनटिल अनलेस कि उनकी जो दिल की जो काम करने की शक्ति है वो बहुत कम, इतनी कम है कि वो 100 मीटर भी नहीं चल सकते। तो ऐसे लोग में ही थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी वैक्सीन लगाने के लिए ये कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। डॉक्टर अनुराग, अगर सपोज कीजिए किसी को हार्ट अटैक आ गया है तो उसके अमूमन कितने दिनों के बाद उसे वैक्सीन लगवानी चाहिए? मैं पहले तो वैक्सीन वाली बात जो करेंगे थोड़ा सा आई विल डिफर कि वैक्सीन हार्ट के हर पेशेंट को लगवानी चाहिए। जो फेलियर वाले पेशेंट उनके लिए और भी जरूरी है। ओनली थिंग विच हैज टू बी एडजस्टेड, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो ओरल एंटीकोगुलेंट खून पतला करने वाली दवा पे होते हैं, उनमें भी डोज एडजस्टमेंट करके यू कैन गिव द वैक्सीन एंड दे रिक्वायर मोर देन अदर पॉपुलेशन। दूसरी बात आपने जब भी पूछी कि कब तक ले सकते हैं, तो इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। उसमें कंट्रोवर्सी इसलिए है कि कुछ सजेस्ट करते हैं 4 वीक पे, कुछ सजेस्ट करते हैं 3 मंथ्स बाद। गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन 3 मंथ्स है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि 12 वीक्स पे ले लेना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि जो इन्फेक्शन होता है कोविड का, उससे जो एंटीबॉडीज पैदा होती हैं, सम ऑफ द टाइम दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग, द इम्यून रिस्पांस इज नॉट वेरी स्ट्रांग। अगर आप वैक्सीन के इन्फेक्शन के बाद वैक्सीन ले लेते हैं तो उसके बाद आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़ती है, जिससे आगे इन्फेक्शन दोबारा से होने की संभावना कम होती है। तो टाइम पीरियड मेरे हिसाब से 8 वीक, गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन इस समय 12 वीक्स का है। बिल्कुल डॉक्टर भारत, लेकिन अगर कोई पोस्ट कोविड पेशेंट है तो यानी कि जब वो ठीक हो जाता है तो उसके दिमाग में ये हो जाता है कि अब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया है, मैं नेगेटिव आ गया हूं, तो वो एक तरीके से लापरवाह भी हो जाता है। यानी कि ये माने कि इस सिचुएशन में भी अगर सपोज कीजिए वो हार्ट पेशेंट है तो उसे अपने बॉडी पार्ट्स पर, अपनी जो एक्टिविटीज है उन पर ध्यान रखने की जरूरत है। यकीनन, और पहले से ज्यादा। तो जैसा कि अभी समझाया गया है कि कोविड के बाद जो आपकी टेंडेंसी है बॉडी के अंदर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की, वो तो बनी हुई है। और पहले से अगर आप ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट रहे हुए हैं तो डेफिनेटली आपको इनफैक्ट पहले से और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत अच्छी तरह से अस्पताल से डिस्चार्ज होने से पहले डॉक्टर्स को या मेडिकल स्टाफ को, हर मरीज को अच्छी तरह से समझाना चाहिए, क्योंकि जब तक कि डायरेक्टली मरीज को ना समझाया जाए ये चीजें हो सकता है कि मरीज के ध्यान में ना रहे और कुछ लापरवाही हो जाए। इसी तरह से मुझे लगता है कि घर वालों को भी पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत है।
हम लोगों ने अपने अस्पताल में ये एक मेथड रखा हुआ है कि डिस्चार्ज के वक्त मरीजों के अलावा हम घर वालों को भी बुलाते हैं, और अगर संभव होता है तो हम एक बार उसको हम व्हाट्सएप पे एक ग्रुप मीटिंग करते हैं, जिसमें कि 4-5 लोगों को जो इम्पोर्टेंट फैमिली मेंबर्स हैं, हम उनको सबको एक साथ कनेक्ट करके और हम बताते हैं कि भाई आप अस्पताल मत आए, लेकिन हमारी बात समझें। जब मरीज को ये पता पड़ता है कि हमने घर वालों को भी ये बात समझा दी है, तो ऐसे मरीजों को फिर घर में इलाज संभालना आसान हो जाता है, क्योंकि मरीज को पता होता है कि मेरे घर वालों को डायरेक्टली डॉक्टर ने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं, तो मुझे इन सब प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। डॉक्टर अमरेंद्र, क्योंकि कई ऐसे हमने पेशेंट्स को भी देखा, वो भी इस बीमारी से जूझते हुए नजर आए जिनको पहले कभी दिल की बीमारी की कोई शिकायत ही नहीं थी। तो आखिरकार मेरा सवाल यही है कि इतने हार्ट अटैक्स क्यों बढ़ रहे हैं? ये ऐसी स्थितियां हम क्यों देख रहे हैं फिलहाल? अब जिस तरीके से लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बहुत लोगों में को ये भी नहीं पता है कि उनको दिल की कोई शिकायत है। यदि आप रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक कराएंगे, रेगुलर कोलेस्ट्रॉल अपना चेक कराएंगे, तब तो आपको असली में पता चलेगा कि आप कितने बीमार हो। यदि आप हर 6 महीने अपना ECG चेक करा रहे हो, इको करा रहे हो, तब तो आपको समझ में आ रहा है कि आप कितने दिल की शिकायत हो। साथ में ये भी देखना होगा कि हमारे कंट्री में अब पहले से ओबेसिटी भी बढ़ी है, जो ओबेसिटी एक अपने आप में दिल के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो कि अंडर डायग्नोज्ड है, मतलब उनमें डायग्नोसिस ही नहीं हो चुकी है कि उनको दिल की शिकायत है। तो ऐसे लोगों में यदि एक माइनर कॉम्प्लिकेशन भी कोविड की वजह से हो रहा है, तो उनको फिर ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है। तो हमारा तो ये था, एक बार जब इस कोविड पैंडेमिक से हम बाहर निकलते हैं, तो ये भी मतलब गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों का जो 35 ईयर्स से ऊपर है, उनका एक रेगुलर चेकअप की जो एक प्रक्रिया है वो लगातार बना के रखेंगे। यदि आप वो लगातार बना के रखेंगे तो इस दायरे में बहुत लोग आ जाएंगे कि किनको कौन सी मेडिसिन लेनी है। यदि वो सही तरीके से दवाई ले रहे हैं तो ऐसे में उनको कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं बहुत कम रहेगी। तो हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्री है, इसमें प्रॉब्लम एक अंडर डायग्नोसिस की भी होती है। डॉक्टर अनुराग, क्योंकि बहुत अच्छा पॉइंट एक बताया डॉक्टर अमरेंद्र ने, उन्होंने बताया कि अगर डायग्नोज हो जाती हैं चीजें तो वक्त पर इलाज भी मिल जाता है, ट्रीटमेंट भी अच्छे से हो जाता है। लेकिन अमूमन हम देखते क्या है कि घरों में इंस्ट्रूमेंट्स तो होते नहीं है इतने, ECG मशीन्स जो होती हैं और जो पल्स मीटर होता है वो सब चीजें रखते नहीं है। हालांकि कोरोना का टाइम है तो अब ऐसा लोग करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अमूमन हम देखते हैं घरों में ये सब चीजें इंस्ट्रूमेंट्स होते नहीं है। तो उस दौरान उस सिचुएशन में क्या करें जब ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं? तो हार्ट अटैक के जो लक्षण हैं, उस लक्षण में जो टिपिकली डिस्क्राइब्ड है कि इट इज अ डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट, सीवियर डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट, जो रेडिएट कर सकता है दोनों हाथ में, जबड़े में, आपके गर्दन में। तो अगर इस तरह का कुछ सीने में भारीपन हो रहा है एंड उसके साथ पसीना भी आ रही हो, घबराहट भी हो रही है, एंड इफ इट इज परसिस्टिंग फॉर मोर देन 10 मिनट्स, तो आप बिल्कुल मान के चलें कि ये हार्ट में अटैक का लक्षण है। दूसरी बात क्या है, अगर अटैक का जो लक्षण आपके पैदा हुए हैं तो उसमें अपने आप पे कंट्रोल रखने की जरूरत है। ये कूल रह के, जैसा भी पहले डॉक्टर साहब ने बोला, डिस्प्रिन की गोली घर में को रखनी चाहिए, वो एक अच्छा बाल है, पानी वानी लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कॉल ए फ्रेंड, आपको एक होता है आइस बोलते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी नंबर जो होता है हर एक को अपने फोन में रखना चाहिए, जो क्लिक कर सीधे नंबर उस पर पहुंच जाए कि जो आपकी हेल्प कर सकता है। तीसरा चीज, जब मैं थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था कि आपके आसपास कौन सा सेंटर इस किस्म का है कि जहां पे हार्ट का कंप्लीट इलाज पॉसिबल है, रश टू दैट प्लेस। ये चीज 3 करनी है। लक्षण के बारे में फिर एक बार मैं बोलूंगा, चेस्ट हैवीनेस विद रेडिएशन टू डिस्कम्फर्ट रेडिएटिंग टू बोथ आर्म, नेक एंड लोअर जॉ, ये टिपिकल है। 10 मिनट बाद बर्दाश्त करे, पसीने जात में ज्यादा, और देयर शुड बी फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, कि एकदम खतरा होने जा रहा है। दीज आर द टिपिकल सिम्टम्स। लेकिन कई बार देखा गया है कि जो डायबिटिक्स हैं तो उनमें पूरे सिम्टम्स नहीं आते, उनमें सिर्फ सांस फूलने वाली बात भी हो सकती है, एकदम बहुत ज्यादा सांस फूला, पसीना आया। तो वो जो डायबिटिक्स हैं उनमें इस तरह के भी सिम्टम्स हो रहे हैं, तो दे शुड टेक देम सीरियसली एंड दे शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। बिल्कुल। तो आज हमने आपको लक्षण भी बताए और ये भी बताया कि कैसे अगर आप दिल की बीमारी से जकड़ चुके हैं तो कैसे अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उम्मीद यही करते हैं कि जो टिप्स, जो एडवाइस डॉक्टर्स की तरफ से आप लोगों तक दी गई है वो आप उसको जरूर अमल में लाएंगे और अपने दिल का विशेष ख्याल रखेंगे। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, यहाँ रुकेंगे।